डेट है आज 19 नवंबर 2021। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सब्ज बुर्ज। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है भाई साहब सब्ज बुर्ज, एक बिल्डिंग है जो दिल्ली में बनी हुई है। ये मुगल एम्पायर की सबसे अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स मानी जाती है दिल्ली में। सबसे पहले ये बनी थी। मॉन्यूमेंट्स का मतलब एक तरह से स्मारक या बिल्डिंग। तो इसको लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे मटेरियल वगैरह, ट्रेडिशनल मटेरियल जो इसमें लगे हुए हैं उनको यूज करके इसको रिपेयर किया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। इसका जो डोम है वो ग्रीन डोम है। इसे इसलिए ग्रीन डोम या सब्ज बुर्ज के नाम से भी जानते हैं। डोम का मतलब है ये चक्कर जो बना हुआ है ना भाई साहब, ये चक्कर बना हुआ है इसके ऊपर, इसको डोम बोलते हैं। और इसके ऊपर नीली छतरी बनी हुई है, उसको ब्लू छतरी या नीली छतरी भी बोलते हैं। जो दिल्ली में हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, उसी के साथ में बना हुआ है ये जो सब्ज बुर्ज है। मुगल टाइम में ऐसा माना जाता है, जिस टाइम पे जहांगीर एम्परर थे, सम्राट जहांगीर का राज था, फोर्थ मुगल एम्परर थे ये जहांगीर, उसके टाइम पे अब्दुल रहीम खान है, इसी के साथ के थे एक फ़हीम खान, उनके लिए ये बनाई गई थी यहाँ पे ये मोनूमेंट्स। इनकी मौत हो गई थी फ़हीम खान की 1626 एडी में, उनके बाद ये बनाई गई। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इसको सब्ज बुर्ज को 1530 से 40 के बीच में बनाया गया था। इसको रेनोवेट यानी कि रिपेयर कौन कर रहा है अभी? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये भाई साहब एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज़ादी से पहले की बनी हुई है, लगभग 1860 से। इसके जो पहले फाउंडर थे वो थे, जिसने इसको बनाया था एलेक्जेंडर कनिंगम। एलेक्जेंडर कनिंगम ही पहले इसके डायरेक्टर थे। डायरेक्टर पोस्ट होती है इसकी सबसे बड़ी। ये जो अभी इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में। तो ये इसको रेनोवेट कर रहा है। और जो सब्ज बुर्ज है, जो ये मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है, इसके ऊपर एक छतरी है, डोम, ब्लू डोम, जिसे नीली छतरी या ब्लू छतरी भी बोलते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसकी सीलिंग है ना, यानी कि छत, एक तो डबल डोम है, डबल डोम है, दूसरा इस पर पेंट हो रखा है प्योर गोल्ड का, प्योर गोल्ड और लेपिस का। इसी को कंजर्व करना स्टार्ट किया है। और ऐसा माना जाता है कि सीलिंग हमारे इंडिया में सबसे पहले जो पेंट हुई थी वो यही मॉन्यूमेंट्स की हुई थी। मतलब छत पे किसी ने पेंट किया था सबसे पहले, इसी मॉन्यूमेंट्स में, इसी बिल्डिंग में किया था। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया टू होल्ड फर्स्ट 2+2 विद रसिया। 2+2 देखो डायलॉग होने वाला है रसिया के साथ इंडिया का। 2+2 का मतलब है डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, इनकी मीटिंग होगी भाई साहब। तो दो हो गए ना, यानी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और रसिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, मीटिंग होगी इनकी। तो ये हो गई 2+2, दोनों साइड से 2+2 मीटिंग हो गई। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया रसिया की मीटिंग होगी दिसंबर में। इसमें देखो बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ट्रेड से, यानी कि व्यापार से, रक्षा से संबंधित है, ये होने वाले हैं। ये एक तरह से फंडामेंटल चेंज होगा 2018 से लेके। इंडिया का जो रसिया से हम मंगाते हैं डिफेंस के इक्विपमेंट, जैसे मिसाइल्स मंगा लिए, या कोई लड़ाकू विमान, जहाज वगैरह, या मिसाइल्स, तोप, गन मंगा ली, ये जितना भी हम इक्विपमेंट 2018 में मंगाते थे वो $2 से लेके 3 बिलियन तक पर ईयर मंगाते थे, इतने डॉलर का हम मंगाते हैं। लेकिन ये अब इंक्रीज हो गया है, लगभग $9 से लेके 10 तक पर बिलियन, मतलब पर ईयर हो गया, इतने बिलियन का हम मंगाते हैं रसिया से। डिफेंस पार्टनर हो गया टॉप हमारा रसिया। मतलब सबसे ज़्यादा जो हम इक्विपमेंट, हथियार वगैरह, वीपन्स खरीदते हैं, कहाँ से खरीदता है इंडिया? रसिया से सबसे ज़्यादा। तो ये 2+2 है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, देखो 2+2 फॉर्मेट ऐसा नहीं है इंडिया पहली बार कर रहा है, इससे पहले और भी कई कंट्री हैं, जैसे क्वाड के जो पार्टनर है, यूएस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी 2+2 डायलॉग कर चुका है, ये मीटिंग कर चुका है। और 2+2 देखो ये ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इंडिया अपनी सेंट्रल एशिया में और संबंध बढ़ाने के लिए ये और भी कंट्री से कर सकता है, और इंडो पैसिफिक जोन में इंगेजमेंट रखने के लिए रसिया से कर रहा है। रसिया का जो 2+2 डायलॉग है, यानी कि मीटिंग, क्या सिर्फ इंडिया से ही है? ये सिर्फ इंडिया से नहीं है, यानी कि इंडिया से तो होने वाला है, इससे पहले ऑलरेडी भी कई कंट्री से, जैसे जापान से, फ्रांस से, और इससे पहले यूएस से, अमेरिका से था इसका, रसिया का। इस डिफेंस डील में क्या क्या होने वाला है? और देखो 2 मेजर डिफेंस डील होंगी इसमें। AK-203 असॉल्ट राइफल इसमें रसिया से हम खरीदेंगे। इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी रसिया से खरीदेंगे। ये जो असॉल्ट राइफल है, ये गन है भाई साहब AK-203, यानी कि 203, ये गन है AK-203।
और ये इग्ला एस डिफेंस सिस्टम, ये छोटी मिसाइल है जिसे कंधे पे रख के भी लॉन्च किया जा सकता है, कंधे पे रख के सैनिक चला सकते हैं इस मिसाइल्स को। इंडिया और रशिया की ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखो, नेवी टू नेवी कॉपरेशन बढ़ेगा इंडिया और रशिया का। यानी कि जैसे अगर इंडिया का जहाज, कोई पानी का जहाज है, शिप है, यहाँ पे घूम रहा रशिया के आसपास, अगर उसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो भाई साहब रशिया के पोर्ट पे जाके, बंदरगाह पे जाके, या कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी बनी हुई है जहाँ के फ्यूल भरा सकता है, पेट्रोल डीजल भरा सकता है, और कुछ मान लो फैसिलिटी चाहिए तो ले सकता है। और रशिया का कोई जहाज इंडियन ओशन में घूम रहा है तो इसको कुछ चाहिए तो इंडियन नेवी सहायता करेगी रशिया के शिप की, जहाज की। तो ये होता है रेसिप्रोकल, ये जो एग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक नाविक, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूछा भी था एक बार यूपीएससी ने। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का इंडिजीनस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। देखो आपके मोबाइल में गूगल मैप की एक ऐप होगी, उसके जरिए आप जैसे कोई वहाँ पे डालोगे, मान लो जिस जगह पे आपको जाना है उस जगह का नाम डालिए, जिस जगह से जाना है, जैसे मान लो आपको भाई साहब जाना है, दिल्ली से जाना है आपको मान लो बेंगलुरु में, या दिल्ली से जाना है आपको जयपुर में, तो जयपुर डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, वो डालोगे, दिल्ली डालोगे अपना सोर्स पॉइंट, तो आप मैप पे लगा दोगे, आपकी गाड़ी चलती जाएगी, कार चलती जाएगी और आपको पहुंचा देगा मैप, आपको डायरेक्शन देगा कि कहाँ कहाँ से जाना है। तो ये जो सिस्टम जो नेविगेशन बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, कौन बताता है? ये जीपीएस सिस्टम होता है, सैटेलाइट है, ये अमेरिका का है जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो अभी हम इसी को यूज करते थे, लेकिन इंडिया ने अपना ये लॉन्च कर दिया 2017 में, नाविक। अब जो नए मोबाइल बन के आ रहे हैं उनमें नाविक है, उनके जरिए आपको डायरेक्शन दी जाती है। जो नाविक है देखो उसमें 7 इसमें सैटेलाइट भेजे गए थे, 3 तो थे इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और 4 थे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और बाकी के 7 हो गए, प्लस 2 और हैं, 2 ऑन स्टैंड बाई सैटेलाइट है। ऑन स्टैंड बाई सैटेलाइट का मतलब है ये 2 सैटेलाइट एक्स्ट्रा में वहीं पे घूम रहे हैं अर्थ के चारों ओर, और ये इसलिए हैं जैसे मान लो एक खराब हो जाए तो फिर ये दूसरे को यूज कर सकते हैं, या दोनों खराब हो जाए तो फिर उसको यूज कर सकते हैं सैटेलाइट को स्पेस में। जैसे क्रिकेट की टीम में नहीं होता एक्स्ट्रा खिलाड़ी, एक के चोट लग जाए तो दूसरा फिर उसकी जगह पे खेलने लगता है, इसी तरह से ये लगा लो भाई साहब एक्स्ट्रा खिलाड़ी हैं ये ऑन स्टैंड बाई सैटेलाइट। नाविक जो क्या है, ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग देगा, टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इंडिया से 1500 किलोमीटर अराउंड, जैसे भाई साहब ये इंडिया है अपना, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के चारों ओर 1500 किलोमीटर दूरी तक नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करेगा, इतनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उससे बाहर सर्विस नहीं देगा। और जो जीपीएस सिस्टम है ना अमेरिका का, पूरे अर्थ को कवर करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सैटेलाइट भेज रखे हैं यूएसए ने। और देखो ये 4-5 कंट्रीज़ का है, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है, और कंट्री के जैसे चाइना का भी है वीडियो नाम से, और इसका भी रसिया का भी है, और इसका यूरोप का भी अलग सिस्टम है, तो इनके अलग अलग सिस्टम है, और एक जापान का है। इन्हीं कंट्रीज़ के पास है अभी तक ये जो नेविगेशन सिस्टम के लिए सैटेलाइट होते हैं जीपीएस सिस्टम टाइप। तो नाविक की और एप्लीकेशन क्या है, मतलब यूज कहाँ कहाँ पे नाविक के? देखो एक तो टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैरीन नेविगेशन, मतलब दिशा बताने के लिए, चाहे एयर में हवाई जहाज चल रहा है, टेरेस्ट्रियल पे कोई गाड़ी कार चल रही है, या मैरीन में ओशन में, मैरीन मतलब ओशन में कोई जहाज शिप चल रहा है, कोई वेसल चल रहा है, सबके लिए नेविगेशन दिशा बताएगा ये। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकते हैं ये, आपदा प्रबंधन के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग के लिए, किसी को ट्रैक करना हो किसी व्हीकल को, गाड़ी को, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में भी इंटीग्रेशन के लिए, और प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग जियोडेटिक डेटा के लिए, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हाइकर्स के लिए ऐड करने के लिए, मतलब जो पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं उनकी सहायता के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स के लिए तो यूज हो सकता है, वॉइस नेविगेशन और विजुअल के लिए। और देखो इसमें 2 सर्विस हैं, एक तो है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रोवाइड करता है ये, वो सिर्फ डिफेंस जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स को प्रोवाइड करता है, वो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है, और दूसरी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सर्विस है वो देता है आम आदमियों को। 2 तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है ये नाविक। नेक्स्ट टॉपिक है सेबी अनवेल्स इन्वेस्टर चार्टर। सेबी आप सब लोग जानते हो क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देखो 1992 में एक एक्ट बनाया गया था, सेबी एक्ट 1992, और इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, यानी कि ये सांविधिक संस्था है, एक्ट के द्वारा कानून बना के, लॉ बनाने के इसको बनाया गया।
तो ये भाई साहब रूल बनाती है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के लिए, रूल्स नियम वगैरह बनाती है। स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हो क्या होता है। तो इसके लिए ही जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर और बॉन्ड खरीदते हैं, शेयर और बॉन्ड खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो उनके लिए जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, जैसे आप हम लोग शेयर बॉन्ड खरीदते हैं मार्केट से, आजकल तो ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं, बहुत सारी वेबसाइट मतलब वेबसाइट भी हैं और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गई हैं, जैसे अप स्टॉक्स है, जीरोता है, ग्रो ऐप है, बहुत सारी हैं ऐप ऐसी जिनके जरिए आप शेयर बॉन्ड खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी ऐप हैं। तो जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में या सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए नियम बनाए, यही है इन्वेस्टर चार्टर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर मार्केट प्रोवाइड हो सके उनके लिए और इन्वेस्ट कर सकें फ्रीली बिना किसी डर के। और स्कोर पोर्टल पे, एक स्कोर पोर्टल है भाई साहब, एक साइट है इंटरनेट पे, उस पर वो देखो अपना कोई भी ग्रीवेंस, दुख है उनका, कोई भी परेशानी हो रही है, इस पर दर्ज करा सकते हैं और सेबी फिर इसको देखेगा। एक तरह से क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी इन्वेस्टर के लिए, या कोई इंटरमीडियरीज है जो हेल्प कराता है भाई साहब इन्वेस्टर की शेयर और बॉन्ड खरीदने में, इन सबको सहायता दी जाएगी इसके जरिए। मतलब ये चार्टर है, जो नियम है, रूल है जो नए बनाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू पाक लॉ अलाउज जाधव टू फाइल अपील। पाकिस्तान ने एक नया कानून बनाया है, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट ने बनाया पाकिस्तान की ने। क्या है ये नया कानून? कानून ये है जो कुलभूषण जाधव भाई साहब इंडियन नेवी के रिटायर्ड एक आदमी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया था लगभग 2017 के अराउंड इंडिया ने। तब से ये पाकिस्तान की जेल में है और वहाँ की एक मिलिट्री कोर्ट है, उस मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव जी को फांसी की सज़ा सुना दी थी, डेथ पनिशमेंट दी थी। तो ये केस चल रहा है, तब से इंडिया ने इसको अपोज किया। अभी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की ने एक कानून बनाया, इनेक्ट किया कि हम कुलभूषण जाधव को, पाकिस्तान बोल रहा है कि कुलभूषण जाधव को हम कंसुलेट सर्विस भी देंगे और ये अपना केस लड़ सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट के जो केस को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये हैं कुलभूषण जाधव भाई साहब, देख सकते हो। इनको पकड़ लिया था भाई साहब समुद्र से, यानी कि ये पाकिस्तान के पास यहाँ पे थे, तो यहाँ से पकड़ लिया था पाकिस्तान की नेवी ने इसको, और इन पे केस चल रहा है, तब से डेथ सेंटेंस दी थी मिलिट्री कोर्ट ने। 51 साल के हैं ये इंडियन नेवी ऑफिसर, 2017 में इनको पकड़ा था और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट है जो, उसने ये आरोप लगाए थे कि ये टेररिज्म, आतंकवादी हैं और एसपीएनओ जासूसी कर रहे हैं, जासूसी के चार्ज लगाए और आतंकवाद के चार्ज लगा के इनको गिरफ्तार किया और मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी, मृत्यु की सज़ा सुना दी इन्हें। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने आईसीजे को मतलब अप्रोच किया। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है जो 1945 में बनी थी संस्था, इसी के 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, हिंदी में बोलते हैं अंग। 6 ऑर्गन में से एक आईसीजे भी है, जैसे देखो यूएनएससी भी है, यूएनजीए है, तो ऐसे ही आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग देखो नीदरलैंड की कैपिटल है, ये यूरोप में यहाँ पे है नीदरलैंड, इसकी कैपिटल है हेग, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें अप्रोच किया इंडिया ने, कहा कि भाई साहब देखो वियना जो कन्वेंशन है उसका पालन नहीं कर रहा पाकिस्तान। ये वियना कन्वेंशन एक रूल है, प्रिंसिपल है, इनके थ्रू जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के आदमी को पकड़ता है तो उसे कंसुलेट एक्सेस दी जाती है। मतलब जो एम्बेसी वगैरह होते हैं दूसरे देश में, जैसे इंडिया में पाकिस्तान के एम्बेसी होंगे और पाकिस्तान में इंडिया के एम्बेसी, तो एम्बेसी जो होते हैं, जैसे मान लो ये कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने पकड़ा था, अब पाकिस्तान एम्बेसी को जाके बताएगा भाई साहब आपके देश के एक आदमी हैं और ये हमने पकड़ लिए, यह कुलभूषण जाधव को एक्सेस देगा कि एम्बेसी मिल सके कुलभूषण जाधव से। लेकिन ये दिया नहीं, ये वियना कन्वेंशन में कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो पाकिस्तान ने मिलने नहीं दिया और एक्सेस नहीं दी, कंसुलर एक्सेस, तो इसका उल्लंघन किया। तो ये आईसीजे ने फिर इसको सस्पेंड कर दिया, केस को मतलब एक तरह से रोक दिया और पाकिस्तान से कहा कि भाई साहब एक तो आप इंडिया को कंसुलर एक्सेस दो कि मिस्टर जाधव से मिल सकें और अपने केस का रिव्यू करो। ये 2019 में ये सुनाया आईसीजे ने और चैलेंज, डेथ सेंटेंस को चैलेंज करने का राइट दिया जाए जाधव को। ये भी रूल किया कि पाकिस्तान को देखो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करना चाहिए जो जाधव को सेंटेंस दिए, सजा दिए और कन्विक्शन किया है। इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन का मतलब क्या है इंडिया के लिए? इसका मतलब ये है सिर्फ वो अपने केस को मिलिट्री कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा, बल्कि
ये भी देगा कि वो कंसुलर एक्सेस भी देगा इंडिया को साथ साथ, कि ताकि इंडिया के एम्बेसी या कंसुलर, इंडिया के कोई भी आदमी जाके जाधव से मिल सके। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सारे जो चार्जेस लगाए हुए हैं, आरोप लगाए हुए हैं कुलभूषण जाधव पे, वो डिस्क्लोज करेगा। पाकिस्तान बताएगा किस किस चार्ज पे गिरफ्तार किया है और कौन कौन से आरोप पे आपने डेथ सेंटेंस दी है, फांसी की सज़ा सुनाई है। इसके साथ साथ ये जो एब्सोल्युटली अभी तक ओपेक सिस्टम है कि जो भी एविडेंस, मतलब जो भी बताया है ना पाकिस्तान ने कि टेररिज्म और जासूसी के चार्ज लगाए हैं, अभी तक ओपेक है, इंट्रांसपेरेंट है, मतलब मतलब पारदर्शिता नहीं है, अपारदर्शिता है। तो एविडेंस जो है अभी तक प्रूफ पूरे हैं नहीं पाकिस्तान के पास, तो इसको भी पाकिस्तान को डिस्क्लोज करने पड़ेगा कि भाई साहब आपके पास एविडेंस क्या है, दिखाओ और किस बेस पे आपने चार्ज लगाए। पाकिस्तान इसके साथ साथ डिस्क्लोज करेगा कि जाधव ने कैसे मिलिट्री में कन्फेशन किया, ये भी आप करो कि उस पर जो चार्ज लगाए आपने कन्फेशन करा के, मतलब कबूल करा के। इसका मतलब ये जाधव को राइट मिल जाएगा डिफेंड करने का, वो अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये वियना कन्वेंशन क्या है, देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं। वियना कन्वेंशन कंसुलर रिलेशन पे है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें देखो कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। इसका आर्टिकल 36 ये बोलता है वियना कन्वेंशन का, अगर किसी स्टेट्स ने यानी कि किसी कंट्री ने फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो वो भाई साहब बिना किसी डिले के उसको अधिकार देंगे वो एम्बेसी से मिल सके, और नोटिफिकेशन जारी करेंगे, एम्बेसी को बताएंगे कि आपके देश का आदमी हमने गिरफ्तार कर लिया, तो वो कंसुलर एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी उस आदमी को। अगर कोई फॉरेन नेशनल रिक्वेस्ट करता है तो उसे देखो पूरी, मतलब पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, वो नोटिस भेज सकें अपनी तरफ से एम्बेसी को, और ये डिटेंड पर्सन वेरीफाई भी करेगा कि उनका नोटिस एम्बेसी के पास पहुंचाया है नहीं पहुंचाया है। यानी कि जो गिरफ्तार पर्सन किया है उसको, पाकिस्तान ने जैसे कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया, और पाकिस्तान को एक्सेस देना पड़ेगा कि एम्बेसी के पास इनका नोटिस भेजा जाए, इनका लेटर भेजा जाए। अब पाकिस्तान ने लेटर भेजा नहीं भेजा ये भी प्रूफ देगा आके कुलभूषण जाधव को। तो ये वियना कन्वेंशन में ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं, अप्रूवल दे दिया इस कैबिनेट कमेटी ने कि ग्राम सड़क योजना को जो फेज़ 1 फेज़ 2 चल रहे हैं इसके, सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया, 2022 तक और इसे चलाया जाएगा। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब जहाँ पे नक्सलवाद है, नक्सलवादी लोग रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया हैं, नक्सलवादी अफेक्टेड एरिया हैं, नक्सलवाद से प्रभावित एरिया, तो उनमें मार्च 2023 तक ये स्कीम चलेगी। ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है, 3 स्कीम के अंदर इसको एक्सटेंड किया है। ज़रूरत क्या थी इसको एक्सटेंड करने की? ज़रूरत ये थी कि बहुत सारे देखो फेज़ 1 और फेज़ 2 में, इसके जो फेज़ 1 फेज़ 2 लॉन्च किया था ग्राम सड़क योजना का, बहुत सारे काम नॉर्थ ईस्ट में, हिली स्टेशन में, हिली स्टेट्स में, मतलब जो पहाड़ी हमारे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, या आपका ये उत्तराखंड है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं सिक्किम वगैरह, ये कोविड-19 की वजह से इनमें यहाँ पे काम रुका हुआ है बहुत सारा, तो इन्हें एक्सटेंड कर दिया है कि बहुत सारे फॉरेस्ट इशू, विंटर और रेन के कारण भी काम रुका हुआ है। तो स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको और एक्सटेंड किया जाए और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन की जाए। तो ये है क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया था। इसमें यह था कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें भाई साहब ग्रामीण क्षेत्र में, गाँवों में सड़क बनाई जाएगी, यानी कि हर एक गाँव को कनेक्ट किया जाएगा सड़क बना के। तो क्या हर एक गांव को ही किया जाएगा या सिर्फ पर्टिकुलर गांव को ही, विलेज को? देखो इसमें यह था 2001 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी मैदानी इलाके में कोई गांव है, उसकी 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 500 से ज़्यादा आदमी रहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए सड़क बनाई जाएगी, सड़क से जोड़ा जाएगा, पक्की सड़क बनाई जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट, हिमालयन स्टेट या डिजर्ट एरिया, राजस्थान का कोई रेगिस्तान वाला इलाका या ट्राइबल एरियाज है, उनमें अगर 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं किसी गांव में, तो उसके लिए भी सड़क बनाई जाएगी। तो हर एक गांव के लिए नहीं, अगर किसी की पॉपुलेशन 250 से कम है या 500 से कम है तो नहीं बनाई जाएगी, मैदानी इलाके और ट्राइबल एरियाज में। फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कौन देता है इसके लिए? देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देती है। जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं या हिमालयन स्टेट है उनके लिए 90% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट।
बाकी के लिए 60 और 40 का रेशो है, यानी कि 60 अगर 100 रुपये लगेंगे सड़क बनाने में तो 60 रुपीज़ देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 देगी स्टेट गवर्नमेंट। इसका फेस 1 लॉन्च किया था 2000 में, जब 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी ये फेस 1। इसमें लगभग 1,35,436 हैबिटेशन इसमें अप्रूव किए थे, टारगेट किए थे, और लगभग 3.68 लाख किलोमीटर की सड़क बनाई थी भाई साहब रूरल एरियाज़ के लिए। जब इसका फेज़ 2 लॉन्च किया 2013 में, इसमें देखो 50,000 किलोमीटर और एग्जिस्टिंग जो रूरल एरियाज में सड़क बनाई थी उनको अपग्रेड करना था, मतलब रिपेयर करना उन्हीं को और सड़क बनाना। और इसमें देखो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और बना हुआ था उसको दोबारा से अपग्रेड करना, इन्हेंस करना। लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंजेज हैं, चुनौतियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं? देखो ये चुनौतियाँ, एक तो डेडिकेटेड फंड, के फंड की कमी पड़ती है भाई साहब इसमें सड़क बनाने के लिए। एक बार सड़क बना दी वो रिपेयर नहीं की जाती रूरल एरियाज में। दूसरा है पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन है, जो पंचायती राज रहता है, सरपंच वगैरह या पंच वगैरह गांव में, उनका भी इन्वॉल्वमेंट देखो या तो है ही नहीं बिल्कुल, है तो बिल्कुल ही कम है, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट है जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका वो भी इनएडुकेट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कॉन्ट्रैक्टिंग जो कैपेसिटी है वो भी पर्याप्त नहीं है, इसमें इनएडुकेट है। इनएडुकेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, यानी कि अपर्याप्त। जो देखो इसमें वर्किंग सीजन है वो भी बहुत कम है। डिफ़िकल्ट टेरेन में काम करना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, हिली स्टेट्स में सड़क बनाना इतना आसान थोड़ी नहीं है, पहाड़ी इलाकों में। नेक्स्ट चैलेंज है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी भी कमी है भाई साहब, सीमेंट, रोडी या करेसल वगैरह, रोडी से बनती है वैसे तो ये जो सड़क बनती है, रोडी कोल चाहिए और भाई साहब तारकोल वगैरह, तो इनकी भी कमी है। नेक्स्ट है स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी या लैक। नेक्स्ट है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज है, उनमें देखो सिक्योरिटी का भी एक इशू है। वहाँ पे लोग सड़क नहीं बना देते थे, जैसे मान लो सड़क बनाने के लिए कोई जा रहा है वहाँ पे तो उनको मार देते हैं नक्सलवादी, एक ये भी एक परेशानी है भाई साहब, वहाँ पे सड़क नहीं बन पा रही है। कुछ एरियाज में बन चुकी हैं, कुछ में नहीं बनी है। नेक्स्ट है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। इनमें देखो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं, जो नक्सलवादी एरियाज हैं, उनमें कितनी सड़क बनाई है अभी तक, उनके लिए कब चलाया गया? उनके लिए 2016 में लॉन्च किया ये ग्राम सड़क योजना। और देखो इनमें लगभग 44 जो नक्सलवादी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसी 9 स्टेट्स में, वो इसमें मतलब इंक्लूड की गई, कवर की गई। इनमें रोड बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए गए, विलेज रोड बनाए गए, और इसके साथ साथ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं जो उनको अपग्रेड किया गया, जो पहले से बने हुए हैं उनको रिपेयर किया गया। इसके साथ साथ इसमें देखो ब्रिज बनाए गए, लगभग 100 मीटर के ब्रिज बनाए गए रोड पे, जहाँ पे ब्रिज की ज़रूरत थी। तो ये सब कुछ बनाया गया है स्कीम में। और इसी के साथ लेक्चर समाप्त।